फ्री ई टीचिंग में एपिसोड 18 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा की पुस्तक का अध्याय 10 पढ़ेंगे, जिसमें है व्रत। ये ज्यामिति के अंतर्गत आता है। तो आपको इस अध्याय में व्रत, उसकी परिभाषाएं, उसके जो भी अंग हैं उन सब की परिभाषाएं, प्रमेय, ये सब आप पढ़ेंगे। तो आपको जब एक एक चीज का वर्णन आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, तभी इसको आप कर सकेंगे। और बहुत सरल अध्याय है। जैसे अध्याय में आपको व्रत आप किसे कहते हैं? सामान्यतः यदि आपसे पूछे कि व्रत आपने देखा है तो आप कह देते हो हाँ। यदि मान लो आपसे कोई भी चीज हमने कहा ये आकृति किस प्रकार से, बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं गोल। तो गोल या गोला और व्रत में क्या अंतर है? जो लड़कियां औरतें चूड़ी पहनती हैं वो है व्रत, और जिससे आप खेलते हैं, गेंद है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये कहलाती है गोल। तो यहां पे अपन को पहले देखना है, सबसे पहले व्रत की परिभाषा कैसे कहते हैं। व्रत की परिभाषा में एक नियत बिंदु होता है और उससे एक नियत दूरी पर दूसरा बिंदु है, ये फिक्स बिंदु है। इससे निश्चित दूरी पर एक दूसरा बिंदु है। अब ये बिंदु एक इस प्रकार से चले कि उसकी इस बिंदु से यदि दूरी यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 बनी रहे। वो बिंदु कहीं भी चला जाए उसकी दूरी 5 है। ये बिंदु यहाँ है A, यहाँ चल के पहुंचा B, फिर यहाँ चला C, फिर ये बिंदु इस स्थिति में आया D, फिर इस स्थिति में आ गया E। लेकिन ये सब की दूरियां कितनी है? 5। तो व्रत की परिभाषा क्या होगी? उस बिंदु का बिंदु पथ जो इस प्रकार चलता है कि उसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है, व्रत कहलाता है। बोले, रिपीट कर रहे हैं। उस बिंदु का बिंदु पथ जो इस प्रकार चलता है कि उसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है, व्रत कहलाता है। ये एक फिक्स बिंदु है नियत, और इससे एक निश्चित दूरी पर बिंदु है। तो उस बिंदु मतलब इस बिंदु, उस बिंदु का बिंदु पथ जो इस प्रकार चलता है कि उसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है, व्रत कहलाता है। नियत बिंदु को केंद्र तथा नियत दूरी को त्रिज्या कहते हैं। नियत बिंदु को व्रत का केंद्र तथा नियत दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब इसके बाद आपका आता है ये हो गया नियत बिंदु, और ये हो गई नियत दूरी, जिसको क्या कहते हैं? ये है केंद्र, ये है त्रिज्या। अब त्रिज्या की एक और परिभाषा जो आपको उपयोगी है और सभी त्रिज्याएं देखने के लिए, त्रिज्या की परिभाषा लेंगे। व्रत की ली थी, अब ली अपन ने त्रिज्या। व्रत के केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु, परिधि किसे कहते हैं? ये जो गोल राउंड दिख रहा है, बिंदु का चला हुआ जो व्रत है, व्रत की एक जो गोलाकार रेखा है, इसको कहते हैं परिधि। तो परिधि भी कितने को, परिधि पर हजारों करोड़ों बिंदुओं से जो बिंदु चला है उससे बनी हुई है ये। तो एक परिधि पर लाखों बिंदु है। तो व्रत के केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। मान लो हमने इसको मिला दिया, इधर कोई बिंदु है, इसको मिला दिया, इधर कोई बिंदु है, इसको मिला दिया, तो ये समस्त क्या होगी? त्रिज्या। तो एक व्रत में अनंत त्रिज्याएं होती है, परंतु सबकी लंबाइयां बराबर। त्रिज्या की पुनः एक बार परिभाषा, व्रत के केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। एक ही व्रत की अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं, परंतु वे सब बराबर। तो अभी आपने व्रत की परिभाषा देख ली। अब आएगा आपका व्यास। व्रत का केंद्र है और परिधि के कोई दो बिंदु लेने,
मान लो ये ले लिया ए ले लिया बी, तो ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है, व्यास कहलाती है। ये सिंपल परिभाषा थी। अब आपको अध्याय से संदर्भित भी परिभाषा बताएंगे। व्यास किसे कहेंगे? परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को जो कि केंद्र में से होकर जाती है उस रेखा को व्यास कहते हैं। मान लो ये है एक्स वाई, तो ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, परंतु ये व्यास नहीं है। ये वाली पी क्यू व्यास क्यों नहीं है? क्योंकि वो केंद्र में से नहीं जा रही। इसके बाद अब आपको जीवा किसे कहते हैं, जीवा की परिभाषा देखना पड़ेगी। ये वृत्त का केंद्र, ये है परिधि। परिधि के कोई भी दो बिंदु, मान लो एक बिंदु ए ले लिया, एक बिंदु ए ले लिया, इसको मिला दिया तो ये ए बी हुई जीवा। जीवा की परिभाषा क्या है? वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जैसे ये है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, एक और जीवा जो कि इसमें से होके जा रही, ये सबसे बड़ी जीवा होगी। यहां जीवा, यहां जीवा, बहुत सी जीवाएं हो सकती हैं। परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मान लो इस और इस बिंदु को मिला दिया, इसको ले लिया एम, इसको ले लिया एम, तो ये भी एक जीवा है। तो व्यास की दूसरी परिभाषा ये है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। अभी तक आपने देखा त्रिज्या, परिधि, व्यास, जीवा। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अब आएंगे आप चाप, दीर्घ एवं लघु। ये वृत्त, अभी हम जीवा की परिभाषा क्या कही थी? परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब हमें क्या देखना है? चाप। परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच के वक्र भाग को या वक्र रेखा को चाप कहते हैं। उन्हें रिपीट कर रहे हैं। परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच के वक्र भाग को चाप कहते हैं। जो भाग छोटा होता है उसे लघु और जो भाग बड़ा होता है उसे दीर्घ चाप कहते हैं। तो जैसे मान लो हमने कहा चाप, तो ये हो गया चाप ए बी, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं चाप ए बी। परंतु अब हमें लिखना है लघु चाप, तो ये भी है, ये भी है। ये प्रदर्शित करने के लिए कि ये छोटा भाग है, इधर हम एक कोई बिंदु ले लेते हैं बी, तो लघु चाप क्या हो गया? ए डी बी। और मान लो हमें दीर्घ बताना है, तो यहाँ कोई बिंदु ले लिया बड़े वाले भाग पे, तो दीर्घ चाप के लिए हम क्या कर देंगे? दीर्घ चाप, इसको ऐसे लिखेंगे ए सी बी, मतलब लघु के भाग में एक बिंदु ले लिया, दीर्घ के भाग में एक बिंदु ले लिया। अब इसके बाद आपको जो कोर्स में 10वीं के कोर्स में एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है वो है वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब टच करना। जैसे मान लो हमने ये टच कर दिया एक बिंदु पर, ये है वृत्त, इसकी ये है परिधि, ये है केंद्र, ये है परिधि, और परिधि पे बहुत से बिंदु हैं, ये हमने कम बनाए हैं, बहुत से पास पास लाखों बिंदु हैं। तो स्पर्श रेखा क्या है कि परिधि के किसी भी एक बिंदु में से होकर जाने वाली रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। मान लो ये बिंदु ले लिया, इसमें से जाएगी तो वो एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। एक बिंदु ये है, इसमें से जितने बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हैं सभी में से एक एक स्पर्श रेखा जाएगी। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या है कि परिधि के एक बिंदु में से होकर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। मान लो जी हमने ले लिया इधर बिंदु P जो कि इसको स्पर्श कर रहा है, और ये जा रही है A, इधर ले लिया B, ये जा रही है स्पर्श रेखा AB। तो वृत्त का जो ये बिंदु P है इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या है? परिधि के
किसी भी एक बिंदु में से होकर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। अब आया स्पर्श बिंदु, तो ये क्या है वृत्त और ये क्या है स्पर्श रेखा, इसका ये क्या है कॉमन बिंदु, मतलब यह है उभयनिष्ठ बिंदु। स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या हो जाएगी, वृत्त एवं स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब आपको जब इसके आंकिक सवाल आएंगे उनको करने के लिए स्पर्श रेखा की लंबाई देखना पड़ेगी। तो स्पर्श बिंदु से लेकर जो बाह्य बिंदु है ये है, तो ये हो गया PB, ये हो गई स्पर्श रेखा की लंबाई, या यहां पे ले लिया। मान लो हमने इधर कोई बिंदु लिया है और यहां से ये बिंदु स्पर्श बिंदु चल रहा है, इधर है P, इधर है Q, तो ये जो QP है वो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के बाह्य बिंदु तक की दूरी को स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। अब इसके बाद में आता है वृत्त की छेदक रेखा। वृत्त की छेदक रेखा दो बिंदुओं में से होकर जाने वाली, मान लो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, तो ये क्या हो गई वृत्त की छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब एक बिंदु में से जाए तो वो स्पर्श रेखा है, लेकिन परिधि के दो बिंदुओं में से जाता है यदि कोई रेखा, तो वो क्या कहलाएगी छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा की ये दो बिंदु हैं ए और बी, एक दूसरे के नजदीक आते जाएं और एक स्थिति ऐसी आ जाए कि ए और बी दोनों बिंदु इस पे आ जाए, तो इस पर जो प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा, ये भी प्रतिच्छेदी, ये भी प्रतिच्छेदी, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि दोनों प्रतिच्छेदी बिंदु ए और बी दोनों एक ही बिंदु पर संपाती हो जाते हैं। तो जो प्रतिच्छेदी रेखा है वो इस स्थिति में क्या कहलाने लगेगी स्पर्श रेखा। अब इसके बाद में अब आपको ये वृत्त का यदि हम देखें व्यास केंद्र में से होके जाता है वो कहलाता है व्यास। अब व्यास के सिरों पर खींची हुई रेखाएं समांतर होती हैं, जैसे व्यास है उसके ये मान लो कोई व्यास, अब आप यहां से एक रेखा खींचेंगे स्पर्श रेखा व्यास के सिरे से और एक यहां से खींचेंगे, तो ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समांतर होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो केवल दो खींची जा सकती। मान लो ये व्यास ले लिया हमने, एक व्यास ऐसे ले लिया, तो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं जो दो खींची जाएंगी वो ये है। ठीक, इसके बाद में अब केंद्र से जीवा पर जो लंब खींचा जाता है वो आपको पिछली कक्षा में था 9th में, ये है केंद्र, ये है जीवा, और इससे हमने ये खींच दिया यहाँ पे धन। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब जीवा को दो समान भागों में तोड़ देता है। यदि वृत्त का केंद्र O है, जीवा AB है और ये इस पे लंब खिंचा हुआ है OM, तो इसके बराबर होता है AM बराबर BM। मान लो जैसे AB का मान 8 सेंटीमीटर, तो ये दोनों टुकड़े बराबर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4। यदि हम लिखते हैं कि AB बराबर 10, तो AM बराबर कितना हो जाएगा 5, BM भी कितना हो जाएगा 5। और यदि मान लो आपको दिया है कि AM बराबर 3 दिया, मान लो ये 3 है, उल्टा देखें तो AB कितना हो जाएगा, उस समय AB कितना हो जाएगा 6। यदि AM 3 है तो AB क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार से आपने वृत्त की और उससे आपके इस चैप्टर में जो कोर्स में है समस्त परिभाषाएं देख ली, उनको एक बार हम पुनः रिपीट कर रहे हैं। वृत्त की परिभाषा क्या है, एक नियत बिंदु का चला हुआ पथ वृत्त कहलाता है। उसके बाद त्रिज्या क्या है, वृत्त के केंद्र को
परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। एक ही वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है? अनंत, क्योंकि परिधि पे अनंत बिंदु, और केंद्र को आप मिलाते जाओ जिस बिंदुओं से वे सब त्रिज्याएं होंगी, लेकिन वो सब क्या होंगी? बराबर। इसके बाद में व्यास की परिभाषा आपने दो ली है। एक तो क्या है कि केंद्र में से होकर जाने वाली वह रेखा, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, व्यास। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र में से होकर जाती है, व्यास। जीवा की परिभाषा क्या है? परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। वृत्त की ये भी जीवा, लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा रहेगी वो केंद्र से होकर जाएगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। और वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच के वक्र भाग को क्या कहते हैं? चाप। और जो छोटा होता है उसे लघु चाप, जो बड़ा होता है उसको दीर्घ चाप कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स है, उन नोट्सों में हमने इनको डाले हैं, आप उनको पढ़ लेंगे। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग इस चैप्टर में करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय वर्णित काय के लिए बना हुआ है? समकोण त्रिभुज के लिए। ए बी सी। पाइथागोरस प्रमेय है क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। मतलब आपको यहाँ पे कर्ण का मान निकालना है, तो अपन लिख सकते हैं कर्ण क्या है इसमें? AC। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये है सिंपल। जब आप गणित में इसका सवालों में उपयोग करेंगे तो ये रूप है, लेकिन आपको एक एक दो दो स्टेप बचे उसके लिए डायरेक्ट यदि कर्ण का मान निकाल रहे हैं तो ये दोनों भुजाओं का वर्ग जुड़ेगा, लेकिन इनमें से अपन किसी का मान निकाल रहे हैं, AB स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, तो कर्ण के भाग में से घट जाएगा। मान लो हम BC का मान निकाल रहे हैं तो वो कर्ण में से AB घट जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग आप ऐसे करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर ले रहे हैं तो इन दोनों का स्क्वायर जुड़ेगा, परंतु इनमें से इसका या इसका मान निकाल रहे, इसका मान निकाल रहे तो कर्ण के स्क्वायर में से ये वाली भुजा घट जाए। इसका मान निकाल रहे तो कर्ण के स्क्वायर में से ये घट जाएगी। मान लो जैसे यहाँ दिया होता है 3, यहाँ दिया है 4, इसका मान निकालना तो AC स्क्वायर बराबर डायरेक्ट लेंगे 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 9 धन 16, AC स्क्वायर बराबर 25, वर्गमूल लेंगे तो AC बराबर 5। मान लो ये 5 आ गया। अब आपको AB का मान निकालना है, आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर बराबर डायरेक्ट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, घटा दोगे आएगा 9। अब अपन लेंगे यहाँ पे वर्गमूल, इसके चल रहा था इधर, यहाँ वर्गमूल लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही मान लो तो हमको BC का मान निकालना है, तो BC का मान आप निकालेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इस चैप्टर में एक और ऑब्जेक्टिव टाइप बचा हुआ भी रहेगा और आपको करना भी पड़ेगा। ये है वृत्त, इसका बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है P, ये है A, ये है B, तो PA बराबर PP। ये बहुत जरूरी है, ये प्रमेय के रूप में आपको अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, ये सारी परिभाषाएं। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त के एक नियत उस बिंदु का बिंदुपथ जो एक नियत बिंदु से सदैव नियत दूरी पर चलता है, वृत्त कहलाता है। उसके बाद त्रिज्या, वृत्त के केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। परिधि के दो बिंदुओं के बीच के भाग को, वक्र भाग को चाप कहते हैं। जो छोटा होता है उसे लघु और जो बड़ा होता है उसको दीर्घ कहते हैं।
स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? वृत्त के एक बिंदु में से जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहती है। छेदक रेखा किसे कहते हैं? परिधि के दो बिंदुओं में से जाने वाली रेखा को छेदक रेखा कहती है। ये सारी परिभाषाएं आपको नोट्स में मिल जाएंगी, आप उनको पढ़िए और नेक्स्ट एपिसोड में इस अध्याय से संबंधित आंकिक प्रश्न, इसके थ्योरम, प्रमेय, इन सबको समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।